सो हेलो एवरीवन, आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर क्लास 2026। ये सेकेंड क्लास है। पहली क्लास थी आपकी मेन आइडिया के ऊपर। ये आपकी सेकेंड क्लास है जो कि है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं ये वाला सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फरेंस होता क्या है। देन उसके बाद ओ वेट वेट, कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन? आप एक बार चैट्स में बता दो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके, फाइन, ठीक है। तो देखते हैं आज का ये वाला सेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एन इन्फ्रेंस एंड हाउ टू फाइंड एन इन्फ्रेंस इन अ पैसेज, एंड देन उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट। उससे पहले आप लोग बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज़ एन इन्फ्रेंस? कुछ भी पता है इन्फ्रेंस के बारे में? कभी ये वर्ड सुना है? आप लोग चार्ट्स में लिख के बता सकते हो if you know anything about what is an inference. Okay, Avnish said reader's conclusion, main extract of the passage. Okay. Anyone else? बाकी और किसी को नहीं पता व्हाट इज एन इन्फ्रेंस? कुछ भी आइडिया नहीं है? चलो ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि इन्फ्रेंस होता क्या है। Inference refers to the process of drawing conclusions or making educated guesses based on the information provided in the text, even if it is not explicitly stated. Like जो आपका इन्फ्रेंस होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उससे क्या चीज़ इन्फर कर पा रहे हो, क्या चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हो, दैट इज़ योर इन्फ्रेंस। और आपको जो इन्फ्रेंस निकालना होता है, आपको जो भी चीज़ें गेस करनी होती है, वो आपको करनी होती है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। आपको जो भी पूरा पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका इन्फ्रेंस निकलेगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक ऑप्शन है जो कि पैसेज से बाहर की बात कर रहा है, तो वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्रेंस होता है वो पैसेज से रिलेटेड ही होता है। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे ही रिलेटेड होगा। आप बाहर से अपना एक्स्ट्रा नॉलेज से इन्फ्रेंस नहीं बना सकते। जितनी आपको उन पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी से ही आपको इन्फ्रेंस बनाना होता है, उसी से ही आपको चीज़ें कंक्लूड करनी होती है। It involves reading between the lines to understand the implied meaning, author's intent or underlying themes. इसमें आपको लाइंस के बीच में अच्छे से रीड करना होता है और ऑथर की इंटेंशन समझनी होती है कि ऑथर असली में कहना क्या चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है फॉर राइटिंग दिस पैसेज। बिग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राहुल वॉज सीन रशिंग आउट ऑफ हाउस विद अ बैग, barely managing to tie his shoelaces. He did not even stop to say goodbye to his mother. What can be inferred about Rahul's situation? अब आप लोग मुझे चार्ट्स में लिख के बताओ कि ये पूरा मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, इससे मैं क्या चीज़ कंक्लूड कर पा रही हूँ, क्या इंफॉर्मेशन है मैं समझ पा रही हूँ कि राहुल के बारे में। आप लोग चार्ट्स में लिख के बताओ। क्विकली। Yes, he was in a hurry to go somewhere. Yes, correct. Anyone else? He is late. Okay, yes. और कोई? गाइज एटलीस्ट प्लीज़ रिस्पॉन्ड, क्योंकि जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके आंसर्स आप बताओगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली। लॉजिकल रीजनिंग तो ऐसे समझ नहीं आने वाली। यस, बेने सेड रेडी टू गो। ओके,
तो देखो हम ये चीज़ इन्फर कर सकते हैं। सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। राहुल वॉज रशिंग आउट ऑफ द हाउस विद हिज बैग बेयरली मैनेजिंग टू टाई हिज शूलेस। जो राहुल, इसमें पूरी कंडीशन बताई हुई है कि जो राहुल है वो घर से एकदम जल्दी में बाहर निकल रहा था और वो अपने शूलेस भी टाई नहीं कर पाया। तो ये आपका प्रेमिस हो जाएगा। He did not even stop to say goodbye to his mother. वो अपनी मदर को गुड बाय बोलने के लिए भी नहीं रुका। तो इससे मैं क्या चीज़ इन्फर कर पा रही हूँ कि या तो वो लेट हो गया था या वो बहुत जल्दी में है, उसको बाहर जाना है। तो क्या इस पूरे आर्ग्यूमेंट से मैं क्या चीज़ कंक्लूड कर पा रही हूँ? दैट इज़ योर इन्फ्रेंस। आई होप आपको इन्फ्रेंस थोड़ा बहुत अभी समझ में आया होगा। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, आगे देखते हैं। खैर ये तो हो गया। अब की पॉइंट्स देखते हैं अबाउट योर इन्फ्रेंस। पहली बात, ये डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता। अगर ये चीज़ वैसे भी देखी जाती है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इन्फ्रेंस के बारे में और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सीधा पैसेज की लाइन उठा के दी हुई है एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है और आपसे इन्फ्रेंस पूछ रहा है, तो जो इन्फ्रेंस होगा वो कभी भी पैसेज की एज इट इज लाइन कभी नहीं होगी। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख भी रहा है तो आपको वो सीधा एलिमिनेट कर देना है, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो आपका इन्फ्रेंस होता है वो कभी भी डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता, उसे हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है, इन्फर करनी पड़ती है। वो चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं होगी वो आपके पैसेज में कि आपके पैसेज में लाइन लिखी है दैट इज़ योर इन्फ्रेंस। नो, दैट इज़ नॉट योर इन्फ्रेंस। वो एक इन्फॉर्मेशन है, पीस ऑफ एविडेंस है जो पैराग्राफ में दी हुई है। इन्फ्रेंस कभी भी डायरेक्टली रिटन नहीं होता टेक्स्ट में। आपको जितने भी क्लूज दिए हुए हैं, कंटेक्स्ट दिया हुआ है, थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करनी होती है आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचने में। इन्फ्रेंस निकालने में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पैसेज में प्रोवाइड की हुई है तो वो आपको देखनी होती है। Second, it is based on evidence. A good inference is always supported by evidence from the text. जो एक इन्फ्रेंस होता है वो हमेशा पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर होता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मैटर नहीं करती। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें पैसेज के बाहर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि आपको इन्फ्रेंस निकालना है, तो वो आपका इन्फ्रेंस वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्रेंस होता है वो हमेशा पैसेज से ही रिलेटेड होता है। आप लोग रैंडम गैसेस नहीं मार सकते कि मुझे ये चीज़ पता है तो हाँ ये हो सकती है। जितना पैसेज में दिया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन पे स्टिक रहना है, अपनी रैंडम नॉलेज नहीं लगानी है, राइट। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें जो इन्फ्रेंस क्वेश्चंस होते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी रीजनिंग को टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितने भी की पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको कनेक्ट करना होता है और उसका जो डीपर मीनिंग है वो आपको समझना होता है। अब जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन है दे आर वेरी कॉमन इन क्लैट, इंग्लिश में भी और लॉजिकल रीजनिंग में भी, दोनों में ही जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों में ही आते हैं। रफली 24 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में भी और लॉजिकल रीजनिंग में भी। उन दोनों में से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं इन्फ्रेंस के, डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, पर होते वो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस ही हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है दोनों ही सेक्शंस में, तो आपको ये अच्छे से करना है। इतना समझ आया इस स्लाइड का जो भी मैंने पढ़ाया? किसी को कोई डाउट? चैट्स में लिख के बता दो आप। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज़ एन अजम्पशन। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इन्फरेंस। अब हम देखते हैं कि हम इन्फरेंस को फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया, द टोन, पर्पस ऑफ द पैसेज। सबसे पहले जब भी आप कोई पैसेज रीड कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी क्लास होती है, इंग्लिश की हो या लॉजिकल की हो, कि जब भी आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो दोनों सेक्शन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मेन आइडिया फाइंड करना है। अगर आपने एक पैसेज का मेन आइडिया फाइंड करना सीख लिया तो आप मोस्टली 80% ऑफ द क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेन आइडिया के अराउंड ही रिवॉल्व होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज में पूछ लेगा, पर एट लास्ट पूछेगा तो मेन आइडिया ही ना। तो आपको सबसे पहले पैसेज का मेन आइडिया फाइंड करना होता है। टोन देखनी होती है कि ऑथर की टोन क्या है। टोन का वैसे हम अलग से करेंगे सेशन,
लेकिन टोन बेसिकली भी मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, इट इज़ द स्टांस ऑफ ऑथर, मतलब कि उसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। 3 टाइप की टोन्स होती हैं बेसिकली, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। जो ऑथर है वो अपने पैसेज में पॉजिटिव वाली चीज़ें बोल रहा है, या फिर वो नेगेटिव है, थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, या वो न्यूट्रल है, वो किसी की साइड नहीं ले रहा। तो आपको पहले तो मेन आइडिया फाइंड करना है, टोन देखनी है, और देखना है कि ऑथर ने ये पैसेज लिखा क्यों है, वो क्या चीज़ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना चाह रहा है, अपने रीडर्स को कन्वे करना चाह रहा है। आपको वो चीज़ फाइंड करनी होती है, वही आपका मेन आइडिया होता है। तो जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा मेन आइडिया पे फोकस करो। जब भी मान लो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, एडिटोरियल से याद आया, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? कौन सा पढ़ रहे हो? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस? ओके। द हिंदू। ओके, दोनों ही सही है। जब भी मान लो द हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी, दोनों में एडिटोरियल वाले जो पेजेस होते हैं, उसमें भी आप ये चीज़ इम्प्लाई कर सकते हो। जब भी आप एडिटोरियल्स रीड कर रहे हो, उसमें अगर आप द हिंदू रीड कर रहे हो, तो उसमें 4 एडिटोरियल्स आते हैं, 2 बड़े वाले, 2 छोटे वाले। तो उसमें भी आप ऐसा जब ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप एडिटोरियल रीड कर रहे हो, तो उस एडिटोरियल रीड करने के बाद आप उसका मेन आइडिया फाइंड करो। आपको ये ऐसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में भी वही चीज़ कर रहे हो, देन क्वेश्चंस में भी वही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो धीरे धीरे 1-2 महीने बाद आपको इसी हैबिट लग जाएगी, फिर आपको पैटर्न समझ आने लगेगा। बेसिकली जो जो हम लोग पैसेजेस लिखते हैं ना, उसका एक ही स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इंट्रो देते हैं, देन फिर इन्फॉर्मेशन होती है कुछ ना कुछ, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एक पैटर्न पकड़ लोगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस लाइन से इस लाइन के बीच में ही मेन आइडिया है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो, तो आप लोग ट्राई करो कि पहले जो भी एडिटोरियल है आप रीड कर लो, और देन फिर आप मेन आइडिया फाइंड करो। तो उससे फिर आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और आपकी रीडिंग स्पीड भी डेवलप हो जाएगी, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। तो इतनी सारी जो दिक्कतें आती है ना, कि स्पीड अच्छी नहीं है, जो पैसेज में चीज़ लिखी हुई है वो समझ नहीं आती, तो उसमें ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, राइट। तो सबसे पहले पैसेज का मेन आइडिया निकाल लो, टोन देख लो कि ऑथर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और ये चीज़ देखो कि ऑथर ने पैसेज लिखा क्यों है, वो क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अपने रीडर्स तक वो पहुंचाना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स और फ्रेजेस दैट सजेस्ट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। कुछ ना ऐसी मेन कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, जिनके ऊपर ही पूरा जो पैसेज है वो सारा डिस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, 1-2 कीवर्ड्स ऐसे होंगे, ठीक है, उन्हीं को ही आपको कैच करना है। उसी से ही आपका जो है इन्फ्रेंस भी निकल सकता है, कि इन्फ्रेंस में भी वही वर्ड्स होते हैं, या तो वही वर्ड्स होंगे सिमिलर, या उनसे रिलेटेड वर्ड्स होंगे। तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, जो की फ्रेजेस हैं उन पे फोकस करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सजेस्ट एक वर्ड है, इम्प्लाइज, इंडिकेट्स। तो यहाँ पे ना ये चीज़ ऑथर का ओपिनियन दिखाते हैं ये वाले वर्ड्स मोस्टली टाइम। तो यहाँ से भी आप लोगों को इन्फ्रेंस का और मेन आइडिया का एक पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, अगर ये चीज़ें, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑथर का स्टैंस है, ऑथर का ओपिनियन है, और उसी से ही आपका जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। वही चीज़ की पैसेज देखो कि किस तरीके से वो लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, एंड व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। ऑथर कन्वे क्या करना चाह रहा है, उसका मैसेज क्या है जो वो आम जनता तक पहुंचाना चाह रहा है। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, do not make bland assumptions that are not supported by the passage। वही चीज़ जो पैसेज में दी हुई है, stick to the information that is given in the passage। अपनी तरफ से bland assumptions नहीं मारने हैं, क्योंकि वो करेक्ट नहीं होगा। पैसेज के बाहर की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कभी भी करेक्ट नहीं होती, वो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन में काउंट होती है। तो जो भी चीज़ पैसेज में दी हुई है, सिर्फ उसी पे ही स्टिक रहना है। समझ आया इतना?
Someone said that, but sometimes I get a doubt whether the main idea I have drawn is correct or not. देखो, ये जो मेन आइडिया वाली चीज़ है ना, ये आप जब तक प्रैक्टिस करोगे ना जितनी उतनी ही आएगी. अगर मैंने आज आपको ये चीज़ पढ़ा दी, ऐसा नहीं है कि आप कल फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपने 10 क्वेश्चंस लगाए तो 10 के 10 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर दोगे. ऐसा नहीं होता. पहले प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ आएगा कि अरे हाँ, मैंने यहाँ गलत रीजनिंग लगा ली थी या मैंने कुछ और सोच लिया था. तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है और 2-3 महीने आराम से लगते हैं इस चीज़ में. तो अभी आपके पास टाइम है, इस चीज़ पे अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि जो भी 3-4 महीने बाद आपकी हैबिट बन जाए, आप एक पैटर्न पकड़ लो. अभी एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बट प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ही समझ आएगा. अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें. जल्दी बताओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें. ओके, ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, Kamini said C. Avnish also said C. Anureet also said C. C. ईशान said C. अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. यस, करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी. एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे से, फिर अगर एक्सप्लेनेशन की नीड होगी तो आप लोग बता देना, वरना फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट. गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी वो लेकर के आया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट. The policy bans single-use plastic and encourages the use of biodegradable materials. जो पॉलिसी है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करती है और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उसका यूज एनकरेज करती है. Many environmentalists have praised the move, calling it a step in the right direction. काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस मूव की काफ़ी तारीफ करी है और बोला है कि हाँ, ये आपने जो स्टेप लिया है ये सही दिशा में लिया है. However, some business owners have expressed concerns about the increased cost of switching to eco-friendly alternatives. लेकिन कुछ business owners हैं उन्होंने बोला है कि अब आपने प्लास्टिक तो बैन कर दिया तो इसकी वजह से जो दूसरे eco-friendly alternatives होते हैं वो महंगे होते हैं, तो अब हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. क्वेश्चन था, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी. गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी है उससे क्या चीज़ इन्फर कर सकते हैं. ऑप्शन ए, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. दो एक्सट्रीम वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल सोसाइटी. ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये पूरी दुनिया में लोगों ने, सारे लोगों ने एक्सेप्ट करी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया, तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दो. इट हैज़ बिन क्रिटिसाइज बाय एनवायरमेंटलिस्ट फॉर बीइंग इनफेक्टिव. अब ये देखो पैसेज के ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस वाली लाइन को अगर आप देखोगे, मेनी इन्वायरमेंटलिस्ट हैव प्रेज दिस मूव कॉलिंग इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा मूव है ये, लेकिन इसमें बोला है कि इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्रिटिसाइज करा है, राइट. तो फिर ये तो ऑपोजिट चलेगी ये चीज़, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन डी देख लेते हैं पहले. इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स. ये फोकस करती है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. नहीं, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन लगाया हुआ है तो बैन से इंक्रीज कैसे हो जाएगा, ऑपोजिट जा रहा है ये चीज़, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. बचा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी भी एक बार फिर भी देख लेते हैं. इट मे लीड टू फाइनेंशियल चैलेंजेस फॉर सम बिजनेसेस. वही चीज़ जो लास्ट वाले आपके सेंटेंस में दी हुई है, बिजनेस ओनर्स की ये कंसर्न था कि क्या पता कॉस्ट इंक्रीज हो जाए. इसमें भी वही दिया हुआ है कि फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं कुछ बिजनेसेस के लिए, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी.
ये क्वेश्चन समझ आया सबको? क्विकली इन द चैट बॉक्स सब बता दो, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, Kamini said B, Avnish said B, Ishan said B, Ayush said B. Okay, Binay said B. अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी. एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस वाले क्वेश्चन को, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूँ? जल्दी बताओ गाइस, एक्सप्लेन करना है इसको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Avnish said C, Ishan said C, Kamini said C, Ayush said C, Binay said C. So the correct answer is yes, option number C. ये एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो इस बार तो 100% एक्यूरेसी चल रही है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं. तो करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेने, देखो कल क्वेश्चंस कुछ गलत हो रहे थे, आज सारे सही हो रहे हैं. तो ये प्रैक्टिस से ही आती है ये चीज़. एक दिन में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया, तो जब आप लगातार 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. तो ये आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ बनेगी. Okay, Kamini, Avnish, and Binay said C. And yes, the correct answer is C. एक और लास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक क्लास को रैप अप कर देंगे. ये आपका लास्ट क्वेश्चन.
Yes, so everyone gave me the correct answer, which is option number B. तो यानी कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया अच्छे से। किसी को कोई डाउट हुआ इसमें इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन में? अच्छे से आ गया ना सब समझ? अब इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पैराग्राफ बेस्ड है, पैसेज बेस्ड भी है। और एलेट का भी आई गेस मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप वो सारे प्रैक्टिस कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड बाकी डीपीपी भी आई गेस आपको मिल जाएगी। तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आई गेस अब ये क्लास हम लोग एंड कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। ठीक है गाइस, आप लीव कर सकते हो क्लासेस। हो गया रिया। हाँ, टू क्लास 2 हो गई, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। कर दी।